जहाज़ों से निकलना चाहते हैं या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें हकायक जानना होंगे और उन हकायक को सामने रखकर मुल्क की सिमत दुरुस्त करना होगी। मैं दिल से समझता हूँ हम अगर आज अपनी गलतियाँ नहीं मानते और मुल्क को दोबारा ट्रैक पर नहीं लाते तो फिर दुनिया की ये पहली इस्लामी जमहूरी रियासत खत्म हो जाएगी और हम सब, जी हाँ, हम सब बाकी जिंदगी मुहाजिर कैंपों में गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अपना फर्ज अदा करते हुए मुल्क की तारीख के ताज़ा सियासी वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये तमाम वाक़यात मुल्क के अहम तरीन किरदारों से हासिल किए और उनकी बाकायदा तस्दीक भी की, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई किरदार किसी वाक़ये की मजीद वजाहत या तौसीक करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। मेरी आखिर में दरख्वास्त होगी, मुल्क के तमाम अहम किरदार तारीख को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ करें और मुल्क को चलाने और बचाने के लिए इकट्ठे बैठकर चंद बड़े और बुनियादी फैसले कर लें। ये मुल्क बच भी जाएगा और चलना भी शुरू कर देगा, वरना हम दूसरी सूरत में तारीख के कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है। ये कहानी 2006 से शुरू होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और 58 2B के साथ सदर भी। ये किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत को फारिग कर सकते थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमेरिका उनका सबसे बड़ा सियासी और अस्करी दिफा था। मुल्क की तारीख में मजमूई तौर पर इतने सरबराहान ममलकत पाकिस्तान नहीं आए जितने परवेज मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद आए। लेकिन 2006 के आखिर तक अमेरिका को जनरल मुशर्रफ की जरूरत नहीं रही थी। उसे अब अपनी पॉलिसियों के लिए एक जमहूरी चेहरा चाहिए था और उस वक्त वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ बेनजीर भुट्टो थी। चुनाचे अमरीकी सफारतकारों ने दुबई में बेनजीर भुट्टो से मुलाकातें शुरू कर दी। बेनजीर के साथ उन मुलाकातों में सिर्फ वाजिद शमशुल हसन होते थे। अमरीकी जोमा को ईमेल्स और फोन भी सिर्फ यही करते थे। पार्टी के बाकी तमाम लोग इस दायरे से बाहर थे। ये मुलाकातें मैच्योर हुई और अमेरिका ने 27 जुलाई 2007 को अबू धाबी में बेनजीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। इस मुलाकात से NRO निकला। नैब ने भुट्टो फैमिली के करप्शन के तमाम मुकदमे वापस ले लिए और यूं मोहतरमा की वापसी का ऐलान हो गया। मियां नवाज शरीफ उस वक्त सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला के हिफाजती मेहमान थे। मियां नवाज शरीफ ने अपने बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज के साथ शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की, उनसे अपनी वापसी की दरखास्त की। शाह अब्दुल्ला ने सदर जनरल मुशर्रफ को रियाज बुलाया और उनसे साफ अल्फाज में कहा, अगर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान जाएंगी तो हमारा दोस्त भी जाएगा। उस वक्त जनरल मुशर्रफ के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हो चुका था और मुल्क भर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक भी जारी थी और ये दोनों वाकयात जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए स्टेज किए गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2010 में दुबई में मेरे सामने ये एतराफ किया था, वकला तहरीक और लाल मस्जिद दोनों ऑपरेशन मुझे फारिग करने के लिए लॉन्च किए गए थे। मेरे पास इनके बाद यूनिफॉर्म उतारने, फौज की कमांड जनरल इशफाक परवेज कियानी के हवाले करने और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 और नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को मुल्क में वापस आ गए और मुल्क में सियासी अफरा तफरी का खौफनाक दौर शुरू हो गया। लाल मस्जिद के बतन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जन्म लिया था और उसने मुल्क की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रोजाना खुदकुश हमला होता था और उसमें 10-20 लोग शहीद हो जाते थे। वकला सड़कों पर थे और आवाम भी जमहूरियत का परचम उठाकर फिर रहे थे। इस फजा में 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी और फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था। फौज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहती थी और इक्तिदार नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके अपना पूरा फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर रखना चाहती थी। बेनजीर की शहादत के बाद ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट APDM ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया। फौज दरमियान में आई और उसने आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को 2008 के इलेक्शंस के लिए राजी कर लिया।
इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये इलेक्शन का बाइकआउट कर गए। फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई, मगर ये हुकूमत 1.5 माह भी ना चल सकी। निजाम खतरे का शिकार हो गया, लेकिन जनरल कियानी हर सूरत हुकूमत चलाना चाहते थे। फौज ने फैसला किया था असेंबलियों के 5 साल हर सूरत पूरे होने चाहिए, और फौज पिछले 15 बरसों से इस फैसले पर कायम है। ये लोग अपने उसी फैसले की वजह से आज भी इस असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है। बहरहाल फौज को एक बार फिर सियासी मुदाखलत करना पड़ी। चौधरी साहबान को राजी किया और क्वाफ लीग को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनाकर हुकूमत की गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत इत्तेहादी थी। अल्ताफ हुसैन एक तकरीर करते थे और MQM हुकूमत से अलग हो जाती थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा DGISI बन चुके थे। हुकूमत बचाना और चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। चुनाचे ये MQM को दूसरे दिन हुकूमत में वापस ले आते थे। मैंने उनसे तरीका पूछा तो पाशा साहब ने हंसकर जवाब दिया, बस मैं अल्ताफ भाई को फोन करता था और वो मान जाते थे। मैंने पूछा, क्या वो आपसे कोई मुतालबा भी करते थे? वो हंसकर बोले, हाँ, उनका बस एक ही मुतालबा होता था, जनरल साहब आप हमारी पुरानी फाइलें फाड़ दें, और मैं जवाब देता था, आप फिक्र ना करें, बस हुकूमत में वापस आ जाएं, और वो आ जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौर में 4 बड़े वाकयात हुए और फौज उनकी वजह से शदीद परेशान हुई। पहला वाकया 18वीं तरमीम थी। फौज का ख्याल था इस तरमीम ने वफाक को तकरीबन खत्म कर दिया है, मुल्क चलाना अब आसान नहीं रहेगा, और ये तरमीम कभी न कभी मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगी। दूसरा वाकया रेमंड डेविस के हाथों लाहौर में 2 नौजवानों की हलाकत था। तीसरा वाकया एबटाबाद में अमेरिका का उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन था। इसने फौज समेत मुल्क को हिला कर रख दिया था। और चौथा सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की फायरिंग से 26 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत थी। इन वाकयात ने रियासत की बुनियादें तक खोद दी, और इनके साथ साथ दहशतगर्दी भी इंतहा पर थी। फाटा, सवात और शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान की हुकूमतें बन चुकी थी, और रियासतें वहां से पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती चली जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुल्क एक बार फिर IMF के गड़े में गिर चुका था। 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़कर 16,000 अरब रुपए हो चुका था, और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा था। इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से परेशान थी। उस दौरान जनरल कियानी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लड़ाई भी हो गई, और आसिफ अली जरदारी एयर एम्बुलेंस में लेटकर दुबई चले गए, और मुल्क सदर के बगैर चलने लगा। मलिक रियाज सदर जरदारी और जनरल कियानी के दरमियान राबता थे। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ वजीर आला थे। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फौज इनसे बहुत खुश थी, ताहम ये मियां नवाज शरीफ से खाइफ थी, और इसकी कोशिश थी मियां नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को अपना जाननिशीन बनाकर सियासत से रिटायर हो जाएं। जनरल कियानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा मियां शहबाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। यूं साफ नजर आने लगा मियां नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, और ये इस बार भी फौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जनरल पाशा मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे उनके ख्यालात और तर्ज सियासत से इख्तलाफ था। ताहम जनरल कियानी इस मामले में न्यूट्रल थे। ये चाहते थे 2013 के इलेक्शन हो और ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना ले। इस फजा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मर्तबा इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। इमरान खान ने उनसे चाय कॉफी का पूछा। जनरल साहब ने चाय मंगवा ली, और इमरान खान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस ऑर्डर कर दिया। जनरल पाशा ने उस मीटिंग में इमरान खान को पेशकश की, आप अपनी सियासी एक्टिविटीज बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे। जनरल पाशा ने उन्हें माली मदद की ऑफर भी की, लेकिन इमरान खान के जवाब ने जनरल पाशा को हैरान कर दिया। To watch and listen to more informative